सोचिए, हमारी संसद में एक ऐसा सदन भी है जिसके सदस्यों को आम जनता सीधे नहीं चुनती, पर मजे की बात यह है कि उनके पास देश के बड़े बड़े कानून बनाने या कहें तो रोकने की ताकत होती है। तो आज हम इसी शक्तिशाली और अक्सर गलत समझे जाने वाले सदन यानी राज्यसभा की परतों को खोलकर देखेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की संसद में दो घर हैं, दो सदन। एक तो है लोकसभा, जिसके लिए हम सीधे वोट करते हैं, अपने सांसद चुनते हैं, और दूसरा है राज्यसभा, जिसका मतलब है राज्यों की परिषद। पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, और जब एक सदन है ही तो दूसरे की जरूरत ही क्यों पड़ी? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। आखिर एक ऐसे दूसरे सदन की जरूरत ही क्या है जिसे चुनने में हमारी यानी आम नागरिक की सीधी कोई भूमिका ही नहीं? बस यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ में है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ चीजों को समझते हैं। सबसे पहले कि राज्यसभा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसके सदस्य चुने कैसे जाते हैं, सदन में उनका क्या काम होता है और वो कौन से नियम हैं जो इसकी गरिमा बनाए रखते हैं, और सबसे आखिर में ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक्स से। राज्यसभा, इसका जो फॉर्मल नाम है वो है राज्यों की परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और पता है, ये नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके हितों को, उनकी आवाज को नेशनल लेवल पर रखना। आप इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं जो दिल्ली को देश के हर कोने से जोड़ता है और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारे संघीय ढांचे को मजबूती देता है। तो अभी की बात करें तो इस सदन में कुल 245 सदस्य हैं। वैसे हमारे संविधान के हिसाब से ये संख्या 250 तक भी जा सकती है। अब सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं, ये 245 सदस्य आते कहां से हैं? तो देखिए, 233 सदस्य तो आते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर, और बाकी के जो 12 सदस्य हैं उन्हें भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं यानी मनोनीत करते हैं। और हाँ, ये जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य हैं ये कोई आम लोग नहीं होते, राष्ट्रपति ने चुनते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे फील्ड्स में उनके असाधारण काम के लिए। इसके पीछे सोच ये है कि देश के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग जो शायद चुनावी राजनीति की आपाधापी में नहीं पड़ना चाहते, वो भी सीधे सीधे कानून बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। चलिए, ये तो हुई उन 12 नॉमिनेटेड सदस्यों की बात। अब सवाल उठता है कि बाकी के 233 सदस्य कैसे चुने जाते हैं, वो राज्यसभा तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब किसी सीधे चुनाव में नहीं, बल्कि एक बड़ी ही दिलचस्प इनडायरेक्ट प्रक्रिया में छिपा है। यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि हम और आप यानी आम जनता राज्यसभा के लिए सीधे वोट नहीं करते, नहीं, बल्कि हमने जिन विधायकों को, जिन एमएलएस को चुना होता है, वो लोग इन सदस्यों को चुनते हैं। इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता और सांसद के बीच एक और लेवल जुड़ जाता है। और ये चुनाव भी कोई आम चुनाव नहीं होता, ये एकल संक्रमणीय मत या जिसे अंग्रेजी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी कहते हैं, उस सिस्टम से होता है। अब नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब काफी आसान है। इसमें होता यह है कि विधायक किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते, बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं। मतलब पहली पसंद ये, दूसरी पसंद ये, तीसरी ये, एंड सो ऑन। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, एमएलएस को बैलेट पेपर मिलता है और वो अपनी पसंद के हिसाब से 1, 2, 3 करके रैंकिंग दे देते हैं। स्टेप 2, सबसे पहले नंबर 1 वाली पसंद के वोटों की गिनती होती है। जिस कैंडिडेट को जीतने के लिए जरूरी कोटा मिल जाता है वो जीत जाता है। अब आता है स्टेप 3, अगर इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो जो जीते हुए कैंडिडेट के एक्स्ट्रा वोट हैं या जो हार गए कैंडिडेट के वोट हैं, वो वोटर्स की दूसरी या तीसरी पसंद वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक सारी सीटें भर ना जाएं। तो ठीक है, सदस्य चुनकर आ गए, सदन में बैठ गए, लेकिन सदन के अंदर उनका एक आम दिन होता कैसा है, वो असल में करते क्या है? देखिए, सदन की हर बैठक का एक सबसे अहम और अक्सर सबसे ज्यादा हंगामेदार हिस्सा होता है प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर। ये वो 1 घंटा होता है जब सदस्य सरकार के मंत्रियों से सीधे उनके मंत्रालय के काम पर तीखे सवाल पूछ सकते हैं। और सच मानिए, ये सरकार को जवाबदेह बनाए रखने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है।
लेकिन काम सिर्फ प्रश्नकाल तक ही नहीं है। सदस्यों का पूरा दिन काफी बिजी रहता है। वो लोकसभा से पास होकर आए बिलों पर बहस करते हैं, उनमें जरूरी बदलाव सुझाते हैं और कभी कभी तो उन्हें रोक भी देते हैं। इसके अलावा वो पब्लिक के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और छोटी छोटी संसदीय कमेटियों का हिस्सा बन के किसी खास कानून या पॉलिसी की बहुत गहराई से जांच पड़ताल भी करते हैं। अब सोचिए, इतने पावरफुल सदन को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ सख्त नियम तो होंगे ही, है ना? बिल्कुल हैं। और ये नियम ये पक्का करते हैं कि सदस्य बिना किसी दबाव के पूरी ईमानदारी से अपना काम कर सकें। और इन्हीं में से एक नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल ये उठता है कि ये कैसे पक्का किया जाए कि कोई सांसद सरकार के दबाव में आए बिना आजाद होकर काम कर सके। इसका जवाब छुपा है लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नियम में। अब ये है क्या? ये सरकार के अधीन कोई भी ऐसा पद है जिससे किसी भी तरह का फाइनेंशियल फायदा हो रहा हो, और अगर कोई सांसद ऐसा कोई पद ले लेता है तो उसे डिस्क्वालीफाई तक किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, ये नियम है क्यों? एक सांसद का काम क्या है? सरकार के काम पर नजर रखना, उसे जवाबदेह बनाना। लेकिन अगर वही सांसद सरकार से सैलरी या कोई और फायदा लेने लगे तो उसकी आजादी पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो बस इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, इसी हितों के टकराव को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है। और आखिरकार ये नियम हमारे संविधान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत, शक्तियों के बंटवारे या सेपरेशन ऑफ पावर्स को बचाता है। मतलब ये कि कानून बनाने वाली संस्था यानी विधायिका और कानून लागू करने वाली संस्था यानी सरकार, इन दोनों के बीच एक साफ साफ लक्ष्मण रेखा खींची रहे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वापस उसी सवाल पर आते हैं, राज्यसभा असल में हमारे लोकतंत्र में क्या रोल प्ले करती है? ये इतनी जरूरी क्यों है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सोचिए, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये लोकसभा से जल्दबाजी में पास हुए किसी भी बिल पर एक ब्रेक लगा सकता है, उसकी फिर से जांच करता है। ये पक्का करता है कि राज्यों की आवाज दिल्ली में अनसुनी ना रह जाए। एक और खास बात, ये कभी भंग नहीं होता। मतलब देश में हमेशा एक विधायी संस्था मौजूद रहती है। और हाँ, जैसा हमने देखा, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के जरिए उन एक्सपर्ट्स को भी एक मंच देता है जो चुनावी राजनीति से दूर हैं। और इसका सफर कोई छोटा मोटा नहीं रहा है। 1952 में जब यह काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से बना था, तब से लेकर आज तक इस सदन ने भारतीय लोकतंत्र के न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं और समय के साथ ही एक बहुत ही मजबूत संस्था के तौर पर उभरा है।